नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभ्यास सीरीज में यूपी पीएससी आरओ या आरओ के लिए रिवीजन भी कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो आज हमारी क्लास रहने वाली साइंस की। साइंस में भी हम लोग फिजिक्स पहले कवर कर रहे हैं और फिजिक्स की एक क्लास नंबर 4 है। ठीक, इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी है सभी की। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके यहाँ पे देख लेना और अच्छे से साइंस को कवर करना। ठीक है, अब पूरा सिलेबस हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे। ठीक, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आरओ या आरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो उनका एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर संभावना ये है कुंभ के बाद ही होगा। और ये संभावना क्या बिल्कुल फिक्स है कि कुंभ के बाद होगा। ठीक है ना, कुंभ के बाद मतलब मार्च या अप्रैल में। ठीक, तो अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे, उसको रिविज़न करना होगा। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी अभी तक, पहली बार पढ़ रहे हो, तो साइंस पढ़िए, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करिए, तब तो आप प्रीलिम्स के लिए कहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक, अगर आपने सोचा एक बार पढ़ के हम साइंस क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कायदे से पढ़ो, रेगुलर काफ़ी ज़्यादा पढ़ो। ठीक, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो अपना टाइम निकालिए और रेगुलर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर मेहनत और रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, खैर चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, और क्लास नंबर 3 में जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप ये वाली क्लास पहली बार देख रहे हो, तो तीसरी वाली क्लास देख लेना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछले टर्न पे मैं बता दूं लास्ट में हम लोगों ने कवर क्या किया था। हम लोगों ने लास्ट में घर्षण के बारे में देखा था। ठीक है ना, घर्षण क्या होता है, या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसी के आगे चलेंगे आज। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्यानता के बारे में। इसी को कह देते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। बुक्स में काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में बताऊंगा ये है क्या। पहली बात तो श्यानता जो है ना, ये एक द्रवों का विशेष गुण है। समझिएगा, श्यानता क्या है? द्रवों का विशेष गुण है। विशेष गुण है, गुण मतलब प्रॉपर्टी किसकी? द्रव, लिक्विड। कोई भी द्रव है, या तो वो पतला होगा, समझिएगा, कोई भी एक द्रव है या तो वो पतला होगा या तो वो गाढ़ा होगा। इसी को कहते हैं श्यानता, यही श्यानता कहलाता है। मतलब अगर गाढ़ा ज्यादा है तो इसका मतलब है श्यानता ज्यादा है, पतला है तो इसका मतलब है श्यानता कम है। बस इतना याद रखो। अगर मैं कह रहा हूं कि पानी क्या है? पतला है, समझिएगा मैंने क्या बोला, अभी हम लिखवा भी देंगे आपको। ठीक है, मैंने बोला जो पानी है, पानी क्या होता है? पतला होता है, गाढ़ा होता है? भाई जाहिर सी बात है पतला होता है। तो इसकी श्यानता क्या होगी? श्यानता क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, श्यानता कम होगी। मैंने कहा शहद है, शहद, शहद क्या होता है? शहद तो गाढ़ा होता है ना, शहद तो गाढ़ा होता है, तो इसकी श्यानता क्या होगी? ज़्यादा होगी। श्यानता क्या होगी? ज़्यादा होगी। बस ठीक है, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। उसके बाद बताइए श्यानता का मात्रक क्या होता है? श्यानता का मात्रक ध्यान रखना है आपको, क्या होता है? पॉइस। पॉइस, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, पॉइस। ठीक है, और श्यानता कैसे मापी जाती है? मापक यंत्र। तो आपको इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने? विस्कोसिटी, तो बस विस्कोमीटर। क्या होता है विस्कोमीटर? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, मतलब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक, तो इसको जरूर नोट कर लेना है। अब जैसे मैंने बताया ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन क्या होती है? ग्लिसरीन की श्यानता क्या होगी? ग्लिसरीन गाढ़ी होती है ना, तो श्यानता क्या होगी? अधिक होगी। श्यानता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये बताओ श्यानता पर प्रभाव, और यहां पे आपके एक ही चीज पूछी जाती है, ताप का प्रभाव। क्या? श्यानता पर
ताप का प्रभाव, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये कि अगर हम लोग कोई भी हमारे पास द्रव है, द्रवों का ताप अगर बढ़ाएंगे, हम ताप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, श्यानता में क्या होगा, श्यानता बढ़ेगी घटेगी। अब आप खुद ही समझो, आपने एक चीनी शक्कर का घोल लिया, समझिएगा, आपने क्या लिया, ये पानी चीनी पानी का एक घोल ले लिया, गाढ़ा घोल, ठीक है। अब जब ठंडा रहेगा, समझिएगा, जब ये जो घोल बनाया है आपने, ये जब ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये क्या होगा, ये गाढ़ा प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, गाढ़ा, ठीक है। आप खुद ही घर में करके देख सकते हो। और जैसे ही हम इसको ताप देंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, इसको पकाएंगे किसी में तरीके से, तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि मैंने जो बताया था पृष्ठ तनाव, कि जब ठंडी होती है, जो द्रव होता है वो ठंडा जब होता है तो सिकुड़ता है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करता है अपना, ठीक है। और जब गर्म होता है तो फैल जाता है, ये क्या होता है, फैल जाता है, ठीक। तो बस वही चीज है, अगर कोई द्रव है, अगर हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पतला होता जाएगा। क्या होगा, पतला होता जाएगा। पतला होगा इसका मतलब है श्यानता कम होगी। पतला होगा इसका मतलब क्या है, श्यानता क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे इसको जरूर नोट करके लिख लेना है कि अगर कोई द्रव है उसका ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी, कम होगी, ऐसे, ठीक। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, कोई अगर गैस है, गैसों का अगर हम ताप बढ़ाएंगे, गैसों का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, तो श्यानता ज्यादा होगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आर ओ में, पीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या, कि द्रवों का ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है और गैसों का ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इन यही दो कंडीशन आपको बुक में एक पेज में मिलेगी, मैंने आपको सिर्फ 2 लाइन में बता दी है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो साइंस अपने को पढ़नी है बहुत ही बेसिक और एक सामान्य विज्ञान पढ़ना है, प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, इतना बता दूं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो श्यानता आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब 2 पॉइंट और आते हैं अपने, एक होता है प्रत्यास्थता, ऐसे लिखते हैं, और इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, और एक होता है सुघट्टता, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी और इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसको समझना है ये क्या चीज है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। तो समझना है बेसिक कंसेप्ट है क्या, प्रत्यास्थता क्या है, सुघट्टता क्या है, ठीक है। समझिए, कोई अगर वस्तु है, वस्तु कुछ भी हो सकती है, हमने उस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, बल लगाया, तो ये वस्तु का आकार भी बदल जाएगा, समझिएगा, आकार भी बदलेगा, आकृति भी बदलेगी। ये सब बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये बताओ। हमने कोई वस्तु पर फोर्स लगाया है काफी ज्यादा, तो उसका आकार भी बदल गया, आकृति बदल गई। लेकिन जब ये फोर्स हटाएंगे, हटाने पर ये वस्तु जैसे थी पूर्व की तरह हो गई, पूर्व की तरह, पूर्व की तरह हो गई। इसका मतलब है वो वस्तु क्या है, पूर्ण प्रत्यास्था है, इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक। कैसे, आपने रबड़ लिया, रबड़ को आपने खींचा, फोर्स लगाया, खींचा, तो रबड़ बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसी फोर्स हटाया तो रबड़ अपने पूर्व आकार में आ जाती है। इसका मतलब है प्रत्यास्था ज्यादा है, ठीक है। बस यही है प्रत्यास्था। और सुघट्यता, प्लास्टिसिटी क्या है, हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु के आकार में, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसी फोर्स हटाएं तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो पहले की तरीके ना आए, तो वो क्या है, वो प्लास्टिसिटी है, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप अपने घर में यूज करते हो, उसी का आकार देख सकते हो, ठीक। उसको मोड़ दो और जैसे ही छोड़ोगे तो वापस अपने तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पहले करा देता हूं एक बार एग्जाम्पल, क्या है प्रत्यास्था, पदार्थ का विशेष गुण है, जिसके कारण
कोई भी वस्तु अपने आकार, आकृति, बदलाव का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करता है, विरोध करता है। ये क्या है? यह है प्रत्यास्थता। इसे बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैं जरूर नोट करके लिख लूंगा। जैसे मैंने कहा, आपने रबड़ लिया, रबड़ को आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, और जैसी फोर्स लगाया तो रबड़ का आकार चेंज हो गया, और जैसी फोर्स हटाया तो रबड़ जैसे पहले थी जिस आकार में वैसे ही आकार में आ गई। तो ये क्या है? प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है। आपने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, प्लास्टिक, इसको मोड़ा, और जैसे ही मोड़ा तो बीच से तो मुड़ गया, और जैसे ही हाथ हटाया तो ये मुड़ा रह गया, वापस पहले जैसा नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? प्लास्टिसिटी है, सुघट्यता है। ठीक है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी, गीली मिट्टी है, मान लो कोई भी गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में आप उसको दबाओगे तो मिट्टी में गड्ढा हो जाएगा, मिट्टी में क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। और जैसे ही हाथ हटाओगे तो क्या मिट्टी वापस फूल जाएगी, वापस पहले जैसे आ जाएगी? नहीं। इसका मतलब है मिट्टी क्या है? प्लास्टिसिटी है, सुघट्यता है। मिट्टी में कौन सा गुण है? सुघट्यता। आपने मोम लिया, मोम, उसको हाथ से जोर से दबाया, मोम क्या हुआ? पतला हो गया, पिचक गया, ऐसे बोल दे शुद्ध। तो जब पिचक गया मोम तो क्या हाथ हटाने पर वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको एक आकार दिया गया था, लेकिन आपने आकार बिगाड़ दिया, और आकार जैसी फोर्स लगा के बिगाड़ा तो वापस पहले जैसा नहीं आएगा। ठीक है, बस यही है। उसमें कौन सा गुण है? सुघट्यता। ठीक, नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील में प्रत्यास्थता अधिक है। ठीक है, मतलब स्टील को, एक आपने रबड़ मोड़ा है और आपने स्टील मोड़ा है। ठीक है, ये दोनों ही अपने आकार में वापस आ जाएंगे फोर्स हटाने पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो 100% आकार में आएगा ना, वो ये है स्टील। 100% अपने आकार में आ जाएगा वापस। रबड़ हो सकता है 90% आए, 95% आए अपने पूरे पूर्व स्थिति में, लेकिन स्टील क्या है? पूरा 100% आएगा। इस वजह से ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किस में होती है? रबड़ में होती है? नहीं, ये होती है स्टील में। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये सब चीज़ें बेसिक पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, बाकी लेंदी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और यहीं पर नोट करके लिख लो, ये प्रश्न आपका 11 फरवरी 2024 को RO में आ चुका है। पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, यह आया था कि रबड़ की अपेक्षा स्टील में प्रत्यास्थता कम होती है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता रबड़ में होती है। गलत, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है? स्टील में होती है। ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूं जो मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर टॉपिक्स हैं। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक पॉइंट लिख ले यहीं पर कि अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताओ पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ या कोई वस्तु कौन सा है, और या पूर्ण सुघट्य प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक पूर्ण सुघट्य पदार्थ कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम फोर्स लगाएंगे, आकार में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, लेकिन जैसी फोर्स हटाएंगे वो पूर्णतः अपने पूर्व परिवर्तन में आ जाएगा, पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसा पदार्थ है क्वार्टज। क्या है? क्वार्टज। हो सकता है इस बार ये आ जाए। अब पूर्ण सुघट्य क्या है? जैसे मैंने बताया था, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी को दबा दो, वो पूरा दब जाएगी, वापस आएगी नहीं। मोम हो गया, मोम, ये सब चीजें। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, और आगे अब हम लोग देखेंगे अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, ये क्या होता है देखते हैं। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा, अपने को डेफिनेशन ज्यादा मतलब नहीं है इसमें, यहां पे ज्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझना है। पहली बात तो ये समझो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? अभिकेंद्रीय, और यहां क्या है? अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब याद रखो कि अभी केंद्र में जा रहा है, अभी हम केंद्र में जाएंगे। ठीक है, और अपकेंद्रीय इसका उल्टा कर दो, हम बाहर की ओर जाएंगे।
अभिकेंद्री मतलब हम केंद्र की ओर जाएंगे, मतलब कहने का कि ये जो बल लगता है, बल केंद्र की ओर लगता है। और अपकेंद्री क्या होता है, इसमें बल केंद्र से विपरीत या बाहर की ओर, बाहर की ओर लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। कैसे, समझो। आपने बचपन में साइकिल चलाई है और साइकिल पे मान लो इस प्रकार से ऐसे एक मोड़ बना हुआ है, ये एक रोड है, ये एक रोड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रोड है जिस पे आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो। आप यहां से गए साइकिल चला के, यहां से गए, जब यहां से जाते हो साइकिल चला के, तो आप अपनी साइकिल को इधर की ओर मोड़ देते हो। जहां आपको मोड़ना होता है इधर की ओर क्या करते हो, मोड़ देते हो, थोड़ा झुक जाते हो उसकी ओर। आप ऐसा नहीं करते हो कि इधर झुक जाओगे, इधर झुक जाओगे तो गिर जाओगे, समझ रहे हो। आप केंद्र की ओर झुक जाते हो थोड़ा सा, हल्का सा, कि हम मोड़ने में आसानी हो जाए, होता है कि नहीं। तो ये क्या है, मान लो ऐसे ये गोला हो गया, मान लो ऐसे गोला हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, केंद्र की ओर बल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, केंद्र की ओर बल लगा रहे हो। बस इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्री क्या होता है, आप यही बल विपरीत लगाओ, यही बल जब आप विपरीत लगाओ तो क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। मतलब कैसे, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलते हैं, वॉशिंग मशीन, ठीक। उस पर जब कपड़े डालो तो क्या होता है, जैसी वॉशिंग मशीन घूमती है तो वॉशिंग मशीन की जो बॉडी होती है ना, बॉडी, मान लो ये इस प्रकार से वॉशिंग मशीन बनी हुई है, ठीक है ना, इस प्रकार से वॉशिंग मशीन बनी हुई है। ये बीच में क्या है, ये बीच में चक्के लगे हुए हैं, ये घूमेगा, ठीक है। ये क्या होगा, घूमेगा। जैसे ही घूमेगा तो कपड़े क्या करता है, ये जो घूमने वाला यंत्र है, ये कपड़ों को दीवार में बहुत तेजी से पटकता है, दीवार में बहुत तेजी से पटकता है, मतलब बाहर की ओर, समझ रहे हो, ये बाहर की ओर फेंक रहा है। बाहर तो ऐसा तो नहीं दीवार तोड़ के बाहर चले जाएंगे कपड़े, बॉडी तोड़ के। ये क्या हो रहे हैं, ये जो कपड़े हो रहे हैं, ये कपड़े दीवार की ओर बहुत तेजी से पटकते हैं, और इसी टाइप से ये नीचे चक्का घूमता रहता है, मोटर घूमती रहती है, और ये इधर दीवार में एक दूसरे को पटकते रहते हैं, मतलब बाहर की ओर। तो यही क्या है, अपकेंद्री बल है। क्या है, अपकेंद्री बल। मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल में क्या अंतर होता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इतना याद रखो, अभिकेंद्री आ जाए तो मतलब केंद्र की ओर बल लग रहा है, अपकेंद्री आ जाए तो मतलब बाहर की ओर बल लग रहा है। पूछा क्या जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहीं पर मैं ऐसे 20 से खींच दूं, 20 से खींच दें, और यहीं पर अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल लिख लें। समझिए, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, नाभिक देखा है ना, देखा क्या मतलब, पढ़ा होगा। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पर शून्य। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पे ऋणावेश होता है ये चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं ना, ये केंद्र की ओर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब क्या होता है, अभिकेंद्री, केंद्र की ओर, ये बाहर की ओर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना, यहाँ पहला एग्जाम्पल ले लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। दूसरा ले लें, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कभी भी पूछ ले, देखो ये चीजें आपके घटना चक्र में काफी दी हुई हैं, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या, क्वेश्चंस, तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल कराऊंगा, प्रैक्टिस वहां से कर लेना, बाद में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक। एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला समझ गए आप। एक आपसे पूछा जाता है, अगर कोई भी ग्रह है किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगा रहा है, मतलब मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही कि नहीं लगा रही, सूर्य केंद्रित सिद्धांत पढ़ा है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी कौन सा बल लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है अभिकेंद्रीय बल, सूर्य की अपेक्षा अभिकेंद्रीय बल। कोई भी पृथ्वी से, समझो एक बार और, कोई भी अगर पृथ्वी से, हम लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट, उपग्रह छोड़ते हैं कि नहीं, तमाम तरह के अलग अलग उपग्रह, जो उपग्रह छोड़ते हैं ये पृथ्वी से बाहर जाता है, अब पृथ्वी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है,
ये ऐसा नहीं होता पूरे ब्रह्मांड में चला जाए, नहीं, पृथ्वी के ही इर्द गिर्द घूमता रहे। क्यों? क्योंकि जो उपग्रह है ना, ये पृथ्वी के ही अभिकेंद्री बल लगा रहा है, केंद्र की ओर लगा रहा है बल, समझ रहे हो? ये केंद्र के ऊपर लगा रहा है। अब केंद्र, अगर अब केंद्रीय लगाता बाहर की ओर तो बाहर निकल जाता, लेकिन बाहर नहीं जाता। जैसा भू स्थिर उपग्रह है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण, सॉरी, घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। इसी वजह से कि जो उपग्रह है पृथ्वी से छोड़ा गया, तो वो अभिकेंद्रीय बल लगा रहा है पृथ्वी की ओर, और जब अभिकेंद्रीय बल लगा रहा है तो केंद्र की ओर लगा रहा है, इसी वजह से वो बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, कुछ भी आ जाए, जो जिसके चक्कर लगा रहा हो। अब मान लो यहीं पृथ्वी है, चंद्रमा भी तो है ना पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कौन सा बल लगाएगा? अभिकेंद्रीय बल। ठीक, एक मैंने लगाया था कि वाहन मोड़ने पर, जो मैंने एग्जांपल बताया था, वाहन मोड़ने पर। अब ऐसा नहीं कार को मोड़ोगे तो कार टेढ़ी करनी पड़ेगी, नहीं, ये मोटरसाइकिल और साइकिल में यूज होता है। वाहन मोड़ने पर केंद्र की ओर झुकाओ, तो इसमें भी कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, 3 एग्जांपल हो गए, बहुत है। आगे चलते हैं। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे मैंने बताया, अपकेंद्रीय बल की अभिकेंद्री केंद्र की ओर और अपकेंद्री केंद्र से विपरीत। अच्छा, तो लो फिर एग्जांपल। पहला एग्जांपल वॉशिंग मशीन वाला जो मैंने बताया था, यही लिख लेंगे। वॉशिंग मशीन का उपयोग किस पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पे। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे दूध से मक्खन निकालने वाली मथनी। दूध से मक्खन निकालना, दूध से जब मक्खन निकालो तो मक्खन क्या होता है कि जो भी पात्र होता है ना, उसके चारों तरफ मक्खन इकट्ठा हो जाता है, केंद्र की ओर नहीं होता, चारों तरफ दीवारों में। दीवारों मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब अपकेंद्रीय बल लग रहा है, इसी वजह से बाहर जा रहा है। ठीक, तीसरा एग्जांपल बहुत ही फेमस, मौत के कुएं में बाइक चलाना। मौत के कुएं में बाइक चलाना। आपने देखा होगा मौत का कुआं, तो मौत के कुएं में क्या करते हैं बाइकर्स? वो ऐसा नहीं होता केंद्र की ओर जा रहे हैं, केंद्र की ओर जाएंगे तो बीच में गिर जाएंगे, वो अपकेंद्रीय बल लगाते हैं बाहर की ओर। हम जितना ज़्यादा बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, उतना जो टायर है वो दीवार से चिपका रहेगा, जो मौत के कुएं वाली दीवार है उससे चिपका रहेगा। हम जितना बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, और बाहर की ओर कब लगाएंगे? जब अपकेंद्रीय बल लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट ध्यान रखना है। इतने ही पॉइंट है, यही सब बातें हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और आगे हम लोग एक देख लेते हैं, उच्छेप या उत्प्लावन बल। उच्छेप या उत्प्लावन बल, ये क्या बल है भाई? ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु है, समझिएगा, कोई अगर वस्तु है, इसको मैंने द्रव में या पानी में डुबोया, घर में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो इसको। कोई अब मैंने वस्तु ली, ठीक ठाक भार है इसका, हमने पानी में डुबोया। पानी में डुबोने के लिए हमने ऊपर से बल लगाया कि भाई पानी में इसको डुबो रहे हैं। जैसी पानी के अंदर जाएगा, मान लो ये पानी रखा है इस प्रकार से, और जैसी वस्तु पानी के अंदर जाएगी तो क्या होगी? हल्की लगेगी, हल्की लगेगी। पहले भारी लग रही थी जब हमारे हाथ में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हल्की लग रही है। और जैसी पानी से बाहर निकालोगे, जैसी पानी से बाहर निकालोगे तो वास्तविक वो जो पहले जितना भारी लग रहा था फिर वैसी लगने लगी। इसका मतलब है कि पानी के अंदर जाते ही ये वस्तु हल्की क्यों हो रही है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, पानी के अंदर जाते ही वस्तु हल्की क्यों हो रही है। मैं एक बार कायदे समझाता हूं आपको। डायग्राम से, कोई गिलास है, अब ये कोई गिलास है, इस पे पानी भरा हुआ है।
ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, कोई वस्तु है, इस पे कोई व्यक्ति आया, इसके हाथ में कोई वस्तु है, इसने वस्तु को डुबोया, इसने वस्तु को डुबोया तो यहां पे वस्तु जैसी गई बीच में, इसका हाथ भी बीच में गया है, ठीक है, तो इसकी जो वस्तु है ये भार में क्या हो गई, कमी हो गई। मान लो पहले इसके हाथ में था 5 किलोग्राम का, अब इसको लग रहा है मात्र 2 ही किलोग्राम का, ये कह रहा है कि ये 3 किलोग्राम गया कहां। तो इसको बाद में पता चला कि ये जो नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, हम ऊपर से बल लगा रहे हैं तो नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, जैसे न्यूटन्स का तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऊपर से मैं बल लगा रहा हूं तो नीचे से पानी भी एक बल लगा रहा है, इसको ऊपर फेंकने के लिए, वस्तु को नीचे वाला ऊपर कर रहा है, ऊपर वाला नीचे कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो बल है, सॉरी जो भार है, जो द्रव्यमान है, उसमें कमी महसूस हो रही है, द्रव्यमान में कमी हो नहीं गई है, महसूस हो रही है कि ऐसा कम है। बस इसे ही कहते हैं क्या, ये जो नीचे से फोर्स लग रहा है ना, नीचे से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, इसे ही कहते हैं उत्प्लावन बल या उच्छेप बल। उच्छेप गति हम लोगों ने पढ़ी थी एक, है ना, कि 90 डिग्री पर एक गति लगाई जाती है, सॉरी बॉल फेंकी जाती है, मान लीजिए 90 डिग्री पर ऊपर की ओर, तो वो कौन सा बल होता है, कौन सी दिशा होती है, या कौन सी गति होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या होती है, उच्छेप गति होती है, ठीक। तो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, इतना समझ लेना कि वस्तु में हम पानी में डुबोते हैं, नीचे से ऊपर की ओर वस्तु पर बल लगता है, जिससे वस्तु हल्की प्रतीत होती है, भार उसका कम प्रतीत होता है। ये किस कारण से होता है, ये नीचे से बल लगाया जा रहा है, कौन सा बल, उच्छेप या उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। यह कमी जल द्वारा ऊपर की ओर बल लगाने पर होती है, जिसे उच्छेप बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छेप बल कहते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बचा हुआ है, वो है आर्किमिडीज। अब बहुत अच्छे से आपने बचपन में ही पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो क्या पढ़ा था आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी आ जाती है। ये जो कमी आई है, ये जो वस्तु द्वारा जितना द्रव हटाया गया है, तो उसके भार और वस्तु के भार ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। मैं पूरी परिभाषा बता देता हूं एक बार। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। लिख लें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। जब कोई वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। राइटिंग ना समझ में आ रही है, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना इसको, ठीक। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, समझिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत को ये लेते हैं। वस्तु का भार, वस्तु का भार मान लीजिए W, और जो द्रव है इसको मान लो W1, ठीक है।
और यहीं पर एक कंटेनर बना देते हैं जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। यहीं पर एक कंटेनर बना देते हैं, ये लो बन गया बहुत आसानी के साथ। इसी पर पानी डाल देते हैं, भर देते हैं पूरा ऊपर तक। ठीक, चलो अब देखो कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, ये कंडीशन होगी। मतलब क्या हो रहा है इसमें, इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है वस्तु का भार, देखो W मैंने पहले लिख दिया है, वस्तु का भार को हमने W माना है, द्रव को हमने मान लिया है W1। वस्तु का भार W और W1 से ज्यादा है, W1 से ज्यादा है, इसका मतलब वस्तु का भार ज्यादा है। पानी से, पानी जितना भरा है वस्तु का भार ज्यादा है। जब वस्तु का भार ज्यादा है, अब पानी में ईंट डाल दो तो ईंट क्या तैरेगी, क्या बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी, वस्तु यहां चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी वस्तु, पूरी डूब गई। ये कंडीशन नंबर 1 है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन सेकंड में क्या होगा, कंडीशन सेकंड में होगा W इज इक्वल टू W1। द्रव का भार वस्तु का भार दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर होंगे तो पानी भी कंफ्यूज और वस्तु भी कंफ्यूज कि हम डूबे कि हम उच्छेद बल ऊपर की ओर लगाएं। तो दोनों में क्या होगा कि वस्तु बीच में ही तैरेगी, ये बीच में तैरेगी कि ना हम नीचे जा पा रहे हैं ना ऊपर जा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों पावरफुल है। तो ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 3, अब कंडीशन नंबर 3 में ये वाली कंडीशन बची कि वस्तु जो है वो कम है, वस्तु का भार कम है, देखिए द्रव ज्यादा है। अब जब हल्की वस्तु है, मान लो आपने पानी के ऊपर कागज की नाव डाल दी, तो कागज की नाव क्या डूब जाती है क्या, नहीं डूबती नहीं है। वो क्या होती है, वो ऊपर ही तैरेगी। कैसे तैरेगी, ऐसे, इस प्रकार से थोड़ा सा पानी में रहेगा, बाकी क्या होगी, ऊपर तैरती रहेगी। क्या होगी, ऊपर तैरती रहेगी। ये कंडीशन नंबर 3 है, समझ रहे हो। क्या होगा, वस्तु का जो हिस्सा है ना वो जल के ऊपर ही तैरेगा तीसरी वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन जब बराबर होंगी तो वस्तु बीच में तैरेगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी। तीसरी वाली कंडीशन में वस्तु बहुत ज्यादा भारी है तो भाई नीचे चली जाएगी खट्टे से, ठीक है, तो नीचे चली गई, काम खत्म। आपको समझ में आ गया किस कंडीशन में क्या क्या होगा। यही तीनों कंडीशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसी में आता है क्वेश्चन कि कोई नाव है, उसको नदी से जब समुद्र में लाया जाता है तो नाव क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर उड़ जाती है। नाव क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है। वहां पे घनत्व तो काम करता है, ठीक, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ध्यान रखना है अभी केवल। तो यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, और आगे जब चलेंगे तो यहां तक तो मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म है। और अब हम लोग तरंग, गति और यहीं पर ध्वनि, ये वाला चैप्टर देखते हैं, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को भी जहां तक समाप्त कर दिया जाए। तरंग, वेव। अब तरंग है क्या, उत्पन्न कैसे होता है, तो तरंग क्या है कि एक ऊर्जा है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। कौन, तरंग। किसी भी माध्यम में विक्षोभ, किसी भी माध्यम में विक्षोभ से तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और तरंग है 2 प्रकार का, तो मेन वही 2 प्रकार पढ़ने हैं। अब समझिए, मैं लिख दूं, किसी माध्यम में विक्षोभ से तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि किसी भी माध्यम में, मान लो जल है, जल को आपने, जल में हल्का सा कंकड़ डाल दिया तो क्या होगा, वो जल एकदम लहराने लगेगा, तो तरंगी तो है एक प्रकार की। आप पेन से लिख रहे हो, आपने पेन में एक उंगली मार दी, उसमें भी तरंग आई,
लेकिन वो आपने देख नहीं पाई, वो बहुत हल्की 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 तरंग थी। ठीक है, तरंग सभी में होती है। खैर देखते हैं कैसे क्या है। किसी भी माध्यम में विक्षोभ से तरंग उत्पन्न होती है। तरंग क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग क्या करती है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। अब देखना है ये जो तरंग है ये है कितने प्रकार की। अगले पेज पे लेते हैं तरंग के प्रकार। तो तरंग होती है दो प्रकार की, बिल्कुल पढ़ा है आपने बहुत अच्छे तरीके से। एक होती है यांत्रिक, और एक है यांत्रिक तरंग, एक है अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंग बोल देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते थे, लिख लेना है पूरा। क्या डिफरेंस क्या है? यांत्रिक तरंगे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे एग्जांपल लें तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें बिना माध्यम में नहीं चल सकती, मतलब आप निर्वात में ध्वनि तरंगों को नहीं चला सकते। ध्वनि तरंगे आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष से कोई भी ध्वनि पृथ्वी तक नहीं आ पाती। क्यों? वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है बीच में। लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को चलने में माध्यम की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सा माध्यम? ठोस, द्रव, गैस, तीनों, कुछ भी हो सकता है। निर्वात में नहीं चल सकती। और अयांत्रिक तरंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश, प्रकाश तरंग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, जबकि पीछे वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, आ जाता है। तो प्रकाश क्या है? अयांत्रिक तरंग में भी आता है। और प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान रख लेना है कि प्रकाश को क्या बोलते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, निर्वात में भी चल सकता है। अब ये सब चीजें लिखवाने वाली नहीं है, ये सब ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमने बताया, पहले आपको ये समझ में आ गया होगा यांत्रिक क्या है, अयांत्रिक क्या है। अब समझिए, जो कण होते हैं ना, कणों के गति की दिशा, अब हमने देख लिया कौन सी चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती। जो चल सकती है उसको कौन सी तरंग बोलते हैं, नहीं चल सकती उसको कौन सी तरंग बोलते हैं। अब कणों की दिशा और स्थिति, तरंग की स्थिति के आधार पर तरंगों को फिर से दो भागों में बांटा गया। तरंगों के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? यहां से प्रश्न बनते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग, और एक है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले अनुप्रस्थ तरंग। एक डायग्राम में ही पूरा समझ में आ जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक अयांत्रिक में जितना मैंने बताया है बस इतना ही जरूर पढ़ लेना है। ठीक, यांत्रिक क्या है, अयांत्रिक क्या है। ध्वनि कैसी है? यांत्रिक है। और ध्वनि कैसी है? यांत्रिक तरंग है, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता हो रही है। और ध्वनि कैसी है? तो इसमें अगर देखा जाए तो अनुदैर्ध्य है। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे। जैसे इसमें आ गया प्रकाश क्या है, अयांत्रिक में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुप्रस्थ की तरह ही चलती है। देखते हैं, ये एक डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लेना है और यहीं पर पूरी चीजें हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
ये डायग्राम आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं। इस प्रकार से, ठीक। ये क्या है? इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको भी बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त, इसको ही बोलते हैं गर्त। ये एक श्रृंग है, ये कितना ऊंचा गया है समझिएगा, ये ऊंचाई पर कितना गया है, इतना ऊंचा गया है। ये जितना ऊंचाई पर गया है इसी को बोलते हैं आयाम, आयाम, ठीक है। ये दो श्रृंग हैं, ये एक श्रृंग है और एक ये श्रृंग है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे? लैम्डा से, ठीक है। ये लैम्डा, ठीक है। नीचे क्या है? देखो ऊपर ये जो स्थिति है, अगर ऊपर ऊंचाई तक चली गई, लंबवत तरंग चली गई तो उसको श्रृंग बोलेंगे, और नीचे चली गई गड्ढे में तो गर्त बोलेंगे। कहते नहीं है कि मेरियाना गर्त, जियोग्राफी में पढ़ा होगा, मेरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान है समुद्र में, मेरियाना गर्त। तो यही क्या है? सबसे गहरा स्थान। गहरा स्थान है तो क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला भी आयाम है, तो ये जो नीचे लंबवत गया है ये भी आपका आयाम है, ये भी क्या है? आयाम है, ठीक। अब समझिएगा अच्छे से। यदि माध्यम का कंपन करता हुआ कण लंबवत तरंग उत्पन्न करता है, लंबवत तरंग, ये लंबाई तो है, ऊपर लंबा है नीचे चला गया तो ये नीचे लंबवत है ऊपर लंबवत है, तो लंबवत तरंग उत्पन्न करता है तो इसे ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बस ये तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं? यहीं पर मैं नोट करके लिख लूं, यही तरंगे, यह तरंगे ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। अच्छा, द्रव में बिल्कुल नहीं होती, द्रव के अंदर बिल्कुल नहीं होती, गैसों में बिल्कुल नहीं होती, द्रव के ऊपरी सतह पर और ठोस में। तो गैस में ये तरंगे बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती हैं, और द्रव के भीतरी भाग में, देखो लिखा है ना द्रव के ऊपरी सतह पर, तो द्रव के भीतरी भाग में ये बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपसे क्या पूछेगा? सिंपल से प्रश्न आते हैं। पहली बात, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जो माध्यम का कंपन करता हुआ कण लंबवत तरंग उत्पन्न करता है तो वो कैसी तरंग होती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है? लंबवत कर रही है तो अनुप्रस्थ होगी। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है, ये गमन करती है? तो केवल अनुप्रस्थ, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्ध्य देख लें अब क्या है, और जब अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य हो जाएगा तब देख लेंगे एक बार आयाम वगैरह क्या है। तो उसमें डायग्राम बना है, इसमें भी डायग्राम देख ले। इसमें डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। ये अब आपको दिख रहा है कि ये वाला काफी घना है ना, ये लाइनें काफी घनी है, ये लाइनें बहुत अलग अलग हैं, ये भी काफी घनी है, ये भी बहुत अलग अलग है। तो इसी को बोलते हैं, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न। इसको बोलते हैं विरलन, संपीड़न और विरलन। वहां पे हमने क्या देखा था? श्रृंग और गर्त। यहां पे क्या है? संपीड़न विरलन। जैसे समझो, हमने यहां पर देखा, अनुप्रस्थ में देखा था कि ये ऐसे से आ रही, लहरा के आ रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहां क्या है? ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे समानांतर आगे बढ़ते हुए, लंबवत जा ही नहीं रही। समझ रहे हो? ये लंबवत जा ही नहीं रही है। ये क्या हो रही है? ऊपर क्या कह रही है? लंबवत जा ही नहीं रही। कौन सी? अनुदैर्ध्य वाली। तो क्या बोल देंगे? यदि तरंग माध्यम के कंपन करते हुए कण समानांतर आगे बढ़े,
लंबवत, वहां पे क्या था, वहां लंबवत आगे बढ़े, यहाँ पे क्या है, समानांतर आगे बढ़े, तो कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ये तरंग संपीड़न विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब वो वाली तरंग श्रृंग और गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ये वाली तरंग संपीड़न विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लिख देते हैं, कंपन करते हुए कण यदि समानांतर आगे बढ़े, समानांतर आगे बढ़े, लंबवत आगे ना बढ़े, समानांतर आगे बढ़े, लंबवत बढ़ गए तो फिर अनुप्रस्थ हो जाएगा। ये समानांतर आगे बढ़े, समानांतर आगे बढ़े तो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। ठीक है, वह तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे थी वो श्रृंग और गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, तो यहां पे लिख देंगे यह तरंगे संपीड़न और विरलन के माध्यम से, विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे ये तरंगे जो है ठोस, द्रव, गैस, सॉरी ठोस, द्रव, ऐसे लिखते हैं, ठोस, द्रव, गैस, द्रव के निचले पृष्ठ पर भी गमन करती है या उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, मतलब कहने का कि ठोस, गैस और द्रव, द्रव ऊपर नीचे हर जगह, ठीक है, लेकिन अनुप्रस्थ में क्या था, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, और अनुदैर्ध्य में क्या है, ठोस, द्रव, गैस, चाहे जहां जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो जरूर पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको पता चल चुकी है कि अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है आयाम क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या है, ध्वनि तरंगे जो अवश्रव होती हैं, श्रव होती हैं, पराश्रव होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। फिर ध्वनि का वेग क्या है, तारत्व क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, ध्वनि कितनी इंपॉर्टेंट है, WHO ने कितनी ध्वनि स्वास्थ्य के लिए अच्छी बताई है, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है ना, प्रतिध्वनि क्या है, ध्वनि निर्बंधन क्या है, अनुरणन क्या है, व्यतिकरण क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या है। तो ये अभी चीजें अपने को पढ़नी है। और फिर लास्ट में जो इस बार भी क्वेश्चन आया था 11 फरवरी को, कि प्रमुख तरंगे, चाहे वो रेडियो तरंग हो, माइक्रोवेव तरंग हो, अवरक्त तरंग हो, दृश्य तरंग हो, यूवी रेज हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, इन सभी को अपने को क्रम से पढ़ना है। ठीक है, इतना वादा है कि चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूं। इतना आपने कर लिया, आपने घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लिए, एक प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, एक प्रश्न, लेकिन उसके लिए आराम आराम से धीरे धीरे अच्छे से करेंगे। आपको भी मेहनत करनी है, अपनी नोट्स पढ़नी है, यहाँ से पढ़ना है, ये जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मेहनत करनी है और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे काफ़ी बचा हुआ है इस चैप्टर को समाप्त करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।